बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में कहा था कि ह्यूमन सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी है, ग्राउंडिंग एक इम्पॉर्टेंट टूल है। और मैंने एक जनरली मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि जनरली यहाँ पे जितने स्किल्ड पर्सन्स हैं वो टेस्टिंग को वो फॉलो नहीं करते कि जिस तरह के स्टैंडर्ड एंड कोर्स में बताया गया। इसमें सबसे बेस्ट है कि NFPA 70B में अगर आप जाएं तो बहुत वो डिटेल में आपको बताता है कि टेस्टिंग किस तरह करनी चाहिए, क्योंकि जनरल यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर्स बिल्कुल दूसरे तरीके से करते हैं और इसके बहुत सारे मेथड्स भी हैं। मैं इसके अंदर पूरी कोशिश करूँगा कि ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकूँ। तो सबसे पहले तो ये है कि एक टेस्टिंग के लिए हमारे पास जो है ना, सॉइल रजिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सॉइल रजिस्ट्री की एक स्लाइड मैंने इंडोर्स की है, जिसमें आप देखें कि सॉइल रजिस्ट्री का इम्पैक्ट कितना पड़ता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सॉइल के हवाले से। इसी तरह टेम्परेचर का इम्पैक्ट भी पड़ता है कि जितना फ्रीजिंग होगा सॉइल रजिस्ट्री बढ़ती जाएगी। तो हमारा जो है ना आर्थिक सिस्टम डिज़ाइन भी फिर उसी हिसाब से होना चाहिए और टेस्टिंग भी उसी हिसाब से होनी चाहिए यहाँ पे। इसी तरह जैसे एक और स्लाइड है, फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉइल रेजिस्टिविटी, वो अब आपको सॉइल और टेम्परेचर की वो सारी पूरी चीज़ें बता देंगे आपको वहाँ पे। अगर आपने सॉइल रेजिस्टिविटी टेस्टिंग करनी है तो उसके लिए एक बहुत अच्छा सॉइल रेजिस्टिविटी के लिए 2πAR रिड्यूस करके एक फार्मूला है। तो आम नॉर्मल सॉइल रेजिस्टिविटी 4 इलेक्ट्रोड से आप उसकी बड़ी अच्छी तरह, मतलब उसमें फुल एक्सप्लेंड होता है, तो उसकी सॉइल रेजिस्टिविटी किसी भी की जगह की आप निकाल सकते हैं। और ये सॉइल रेजिस्टेंसी आपकी अर्थ टेस्टिंग में हेल्प करती है या कमीशनिंग में आपकी हेल्प करती है कि आपकी कितनी डेप्थ में आपका इलेक्ट्रोड जाना चाहिए तो आपको रिक्वायर्ड रिजल्ट मिल जाए। और सॉइल रेजिस्टेंसी मेजरमेंट पे मैं अभी बात नहीं करता, मैं सिर्फ इसमें चूँकि छोटा मुख्तसर रखना चाहता हूँ। तो उस हवाले से एक गूगल पे एक नोमोग्राम भी अवेलेबल है जो सॉइल रेजिस्टिंग, अगर आप उसमें इंडोर्स कर दें उसके मेथड के मुताबिक तो वो आपको डेप्थ ऑफ इलेक्ट्रोड निकाल के दे देगा। और इसमें सबसे ज़्यादा जो जो इम्पोर्टेंट है तो इसका 62% मेथड है जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसमें है कि एक इलेक्ट्रोड को फिक्स कर दिया जाता है और एक इलेक्ट्रोड को मूव करके और ग्राफ बनाया जाता है, और उस ग्राफ में जो स्ट्रेट पैटर्न आता है दैट इज रियल योर इलेक्ट्रोड रेजिस्टेंस। और ये इलेक्ट्रोड रेजिस्टेंस लूप इम्पीडेंस से अलग है, लूप इम्पीडेंस से अलग है। और ये लूप इम्पीडेंस से अलग चीज़ है और अर्थ इलेक्ट्रोड रेजिस्टेंस अलग चीज़ है। ये अर्थ इलेक्ट्रोड वो है कि जो उस वक्त इलेक्ट्रोड है वो उसका कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस इलेक्ट्रोड के साथ कितना आ रहा है यहाँ पे। तो ये 62% मेथड है और इसमें पूरी 8-10 रीडिंग लेके एक इसका जो है ना एस कर्व बनता है, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये स्लाइड में एस कर्व बनता है। उस एस कर्व से जो स्ट्रेट पैटर्न है वो रियल आपको सॉइल रेजिस्टिविटी बताता है आपको वहाँ पे। तो ये अगर आप इसके बाद अगर आप आगे भी चलें तो इसमें बहुत सारे मेथड हैं, मैं आपको ये बता देता हूँ कि जिसमें क्या कहते हैं, ये आपको जो है ना पूरा चार्ट मैंने लगाया है। इसके अंदर ये स्लाइड है जिसके अंदर पूरा चार्ट लगा, डिफरेंट मेथड्स हैं, लेकिन जनरली ज़्यादातर 62% मेथड को अप्लाई किया जाता है। और आजकल मार्केट में एक और भी है कि आपका जिस तरह अर्थ टोंग टेस्टर है अर्थ करंट मेजर करने के लिए, इसी तरह एक टोंग टेस्टर इसमें आया हुआ अर्थिंग में भी, जिसमें आप इलेक्ट्रोड का रेजिस्टेंस बगैर डिस्कनेक्ट किए, बगैर कुछ किए आप प्रोटेक्टिव कंडक्टर पे लगा के और उसको जो है ना क्या कहते हैं ले सकते हैं। और उसके साथ भी अगर आप एक और मतलब ये कि वो बड़े आराम से आप ले सकते हैं। ये कि मैंने जैसे जो NFPA 70B से एक लिया है जिसमें आपको ग्राफ बनाने के लिए चार्ट बहुत हेल्पफुल साबित होगा आपको यहाँ पे। ये एक, और ये देखें बहुत डिटेल में पूरा है कि कौन कौन सा मेथड है। इवन अगर आपकी पिट की लोकेशन भी नहीं पता तो डिफरेंट मेथड्स अवेलेबल हैं जिसमें बड़ी कैलकुलेशंस हैं जो आपको अर्थ की लोकेशन के हिसाब से अर्थ रेजिस्टेंस बता सकती है। और ये अर्थ रेजिस्टेंस प्रोटेक्शन के लिए इसलिए ज़रूरी भी है कि आपका अगर अर्थ रेजिस्टेंस कम होगा इलेक्ट्रोड का और जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है वो सबसे हाईएस्ट जो रेजिस्टेंस होगा वो जो कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस विद अर्थ एट द लोकेशन ऑफ द इलेक्ट्रोड होगा। उसके बाद आगे जितना आप आगे चलते जाएंगे ये इलेक्ट्रोड रेजिस्टेंस कम से कम होता जाएगा, इसलिए इसको बहुत ज़्यादा एम्फसाइज किया जाता है। और अर्थ इलेक्ट्रोड रेजिस्टेंस कम होने की बुनियादी वजह यह है कि अगर आपका ओम्स लॉ के मुताबिक Z की वैल्यू कम होगी तो आपका फॉल्ट करंट का अमाउंट बढ़ेगा। जितना ज़्यादा फॉल्ट करंट का अमाउंट बढ़ेगा
इतनी जल्दी आपका प्रोटेक्टिव डिवाइस ऑपरेट कर देगा, जो हमारी एक बेसिक रिक्वायरमेंट है ह्यूमन सेफ्टी में। तो इसलिए इलेक्ट्रोड रेजिस्टेंस को जब भी अगर आप स्किल्ड पर्सन को समझा दें कि मुझे ये एस कर्व वाला मेथड चाहिए और एस कर्व के हिसाब से मैं जो है ना क्या कहते हैं मेजरमेंट चाहता हूँ, ना कि ये कि आप इंस्टेंटेनियस एक रीडिंग लेके, जनरली लोग ये करते हैं कि इंस्टेंटेनियस रीडिंग लेके आपको बता दें कि ये इलेक्ट्रोड रेजिस्टेंस कितना आ रहा है। और दूसरी इसकी लिमिटिंग वैल्यू भी 2 to 5 ओम्स तक है। नॉर्मली ज़रूरी नहीं है कि लेस देन 1 ओम हो, ये वेंडर आपको बताता है कि कितना इलेक्ट्रोड रेजिस्टेंस होना चाहिए। अगेन मैं फिर पिछली वीडियो में भी कह चुका हूँ, एम्फेसिस ये होना चाहिए कि मेरा प्रोटेक्टिव डिवाइस कितनी जल्दी ऑपरेट कर सकता है फॉल्ट करंट पे। शुक्रिया।